नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी साइकोलॉजी की क्लास 5वीं है और साइकोलॉजी की क्लास 5वीं के अंतर्गत हम बाल विकास का अध्ययन करेंगे। देखिए, बाल विकास के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि बाल विकास साइकोलॉजी में किस प्रकार से सम्मिलित हुआ और आज बाल विकास इतना ज़्यादा विस्तार पकड़ चुका है और इससे आज हम हमारे जीवन को इतना ज़्यादा गति प्रदान कर रहे हैं। तो देखते हैं, तो बाल विकास के बारे में अगर हम बात करें तो 17वीं सदी से पहले बाल विकास के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई विचारधारा नहीं थी। लेकिन 17वीं सदी में ही बात है 1628 ईस्वी की। 1628 ईस्वी में ही यूरोप के विद्वान हुए थे। कहाँ के? यूरोप के, इसलिए इसको यूरोपियन विद्वान कहते हैं। उनका नाम था कॉमेनियस। क्या नाम था? कॉमेनियस साहब। तो यूरोप के विद्वान हुए थे कॉमेनियस। इन्होंने 1628 ईस्वी में एक शिशु पाठशाला खोली। क्या खोली? शिशु पाठशाला खोली, जिसको कहते हैं स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी इन्होंने शिशु पाठशाला खोली और 29 और इसके बाद में शिशु पाठशाला के बाद में इन्होंने 29 वर्षों तक अथक प्रयास करने के बाद में 1657 ईस्वी में किसके द्वारा? कॉमेनियस साहब के द्वारा 1657 ईस्वी में दो वर्णमाला चित्रयुक्त पुस्तकों की रचना की गई, जिन वर्णमाला चित्रयुक्त पुस्तकों को हम आज तक पढ़ते हैं। आप सभी आज तक वर्णमाला की जो चित्रमयी पुस्तकें पढ़ते हैं, उनका लेखन, उनका सबसे पहले जो लेखन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? यूरोपियन विद्वान कॉमेनियस के बाद किया गया, कॉमेनियस के द्वारा किया गया था। इसके बाद ये 17वीं सदी में हुए। इसके बाद 18वीं सदी में ही 1774 ईस्वी में, 18वीं सदी में 1774 ईस्वी में, तो 18वीं सदी और 1774 ईस्वी में जर्मनी के विद्वान आए थे। कहाँ के? जर्मनी के। और जर्मनी के विद्वान थे पेस्टोलॉजी। जर्मनी के विद्वान आए थे पेस्टोलॉजी। और जो पेस्टोलॉजी साहब थे, उन पेस्टोलॉजी साहब ने क्या किया वो सुनेगा। पेस्टोलॉजी साहब ने अपने स्वयं का जो 3.5 वर्षीय पुत्र था, उस 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन कर उसको देखते हुए एक लेख लिखा था और उस लेख का नाम था बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी। और इस लेख को अपने विभिन्न पत्रिकाएँ जो थीं, विभिन्न जहाँ पर जो पत्रिकाएँ चलती थी, उन्होंने प्रकाशित करवाया। और इस लेख को प्रकाशित करवाने के बाद में जर्मनी में ही जो जर्मनी के ही बच्चों के डॉक्टर थे टाइडमैन थे, उन पर इस पुस्तक का, इस लेख का विशेष प्रभाव पड़ा। और इस पुस्तक के विशेष प्रभाव के कारण इन्होंने बाल विकास के अध्ययन को गति प्रदान की थी। किन्होंने? टाइडमैन ने। इसके बाद 19वीं सदी की बात है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 19वीं सदी की बात है और 19वीं सदी में हुई थी श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक। कौन हुई थी 19वीं सदी में? श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक। और श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने ये कहा था कि जो बालक का जो विकास है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। केवल इतना से स्टेटमेंट दिया कि बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। इस स्टेटमेंट से ही बाल विकास को बहुत ज़्यादा गति प्रदान की गई, बहुत ज़्यादा गति दी गई। तो 19वीं सदी में कौन आई थी? श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक। और इन विक्टोरिया हरलॉक ने क्या कहा कि बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। और इसकी इस स्टेटमेंट को इन्होंने सिद्ध करते हुए आगे इन्होंने कहा, विक्टोरिया हरलॉक ने, कि बालक का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भी होता है। और इन्होंने उदाहरण देते हुए ये भी कहा, श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने अपनी कहानी में सम्मिलित किया अभिमन्यु का किरदार। जैसे कि भारत से अभिमन्यु का किरदार लिया गया कि जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु ने अपनी माता के ही गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त कर ली थी चक्रव्यूह को तोड़ने की। तो इसका उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक थी, विक्टोरिया हरलॉक जी ने अपनी पुस्तक में इसका भी उल्लेख किया। प्रहलाद की कहानी का भी उल्लेख किया कि प्रहलाद के पिता जो किस प्रकार से हिरण्यकश्यप क्रोधी थे और उग्र प्रवृत्ति के थे, और उनका पुत्र जो हुआ था वो भक्तिकालीन प्रवृत्ति का था, भक्त था। तो कहीं ना कहीं प्रकार से बाल विकास के अध्ययन को इसकी विभिन्न प्रकार की कहानियाँ जो कि 19वीं सदी में विक्टोरिया हरलॉक ने दी, उनके प्रभाव से बाल विकास को आगे गति दी गई। उसी समय 1893 ईस्वी
1893 ईस्वी में स्टैनली हॉल जी आए और स्टैनली हॉल ने बाल विकास को आंदोलन के रूप में शुरू कर दिया। और बाल विकास को आंदोलन के रूप में शुरू करने के बाद जो स्टैनली हॉल थे, कौन थे? स्टैनली हॉल। वो स्टैनली हॉल आज बाल विकास आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 1893 में बाल विकास को आंदोलन के रूप में शुरू किया था स्टैनली हॉल ने, इसलिए स्टैनली हॉल को बाल विकास आंदोलन के जनक के रूप में कहा जाता है। जब इसकी विभिन्न प्रकार की परिभाषा दी गई तो एक सार्वभौमिक परिभाषा दी गई कि भाई बाल विकास की सार्वभौमिक परिभाषा क्या होती है। तो बाल विकास की सार्वभौमिक परिभाषा देते हुए कहा कि बालक का विकास गर्भावस्था से होकर के जीवन की आने वाली विभिन्न अवस्थाओं तक होता है। ये बाल विकास की यूनिवर्सल डेफिनेशन थी कि बालक का विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में होता है। तो बाल विकास की कैसी थी? यूनिवर्सल डेफिनेशन थी। फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने बाल विकास की परिभाषा दी। अच्छा, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आए बाल विकास की परिभाषा देने वाले? तो इसमें सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट आए वो आए थे क्रो एंड क्रो। और क्रो एंड क्रो जो इन्होंने कहा था कि जो बालक का विकास होता है वो बालक का विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक ही बालक का विकास होता है। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने कहा कि बालक का विकास गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक की अवस्थाओं में ही किसका? बालक का पूर्ण विकास हो जाता है, बाल विकास हो जाता है। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। एक आए थे बर्क ने कहा कि बालक की गर्भधारण की पूर्व अवस्था, इन्होंने यूज यही शब्द किया, गर्भधारण की पूर्व अवस्था, गर्भधारण की पूर्व अवस्था किसने यूज किया? गर्भधारण की पूर्व अवस्था से परिपक्वता की अवस्था तक, परिपक्वता की अवस्था तक होने वाले विकास को बाल विकास कहते हैं। ये किसने कहा? बर्क ने। तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि बालक का विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के होने वाले विकास को बाल विकास कहते हैं, जबकि बर्क साहब ने यह कहा कि बालक का विकास गर्भधारण की पूर्व अवस्था से लेकर के परिपक्वता की अवस्था तक होता है, अर्थात जब तक मानव या बालक परिपक्व नहीं हो जाता है तब तक उसका विकास होता ही रहता है। तो इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो इन दो जो साइकोलॉजिस्ट हुए थे इन्होंने अपनी अपनी बाल विकास को लेकर के डेफिनेशंस रखी। तो इसके बाद देखते हैं क्या है। तो देखिए, बाल विकास को लेकर के वुडवर्ड साहब ने भी अपना बयान दिया, डेफिनेशन दी, बयान कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट एक ही टॉपिक पर अपनी अपनी डेफिनेशंस देती थी। तो यहाँ पर वुडवर्ड साहब ने क्या कहा? वुडवर्ड ने ये कहा था कि जो बालक का विकास होता है, बालक का विकास यानी कि बाल विकास जो होता है, वो बाल विकास जो है वो उस बालक का जो वंशक्रम होता है, वंशक्रम एवं वहाँ का जो वातावरण होता है उसके गुणनफल के परिणाम के बराबर होता है। ऐसा किसने कहा? वुडवर्ड साहब ने। वुडवर्ड साहब ने दो बातें लाई बाल विकास में। अब बाल विकास आगे बढ़ना जा रहा है और बाल विकास में दो नई शाखाएं जुड़ रही हैं, एक तो वंशक्रम और एक वातावरण। ध्यान देना बात। तो वुडवर्ड साहब ये कहते हैं कि जो बालक का विकास है वो उसके वंशक्रम एवं जो उसका वातावरण है जहाँ पर बालक रह रहा है उसके गुणनफल का जो परिणाम है वो उसका बालक का विकास होता है। अर्थात बालक का विकास किस प्रकार का होगा ये दो चीज़ों पर निर्भर करेगा। एक तो उसके माता पिता से प्राप्त होने वाले जो गुण आते हैं उसको क्या कहते हैं? वंशक्रम कहते हैं। और एक वातावरण, जिस परिवेश में, जहाँ के चारों ओर का जो परिवेश है, जिस परिवेश में बालक रह रहा है, उन दोनों का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। ऐसा वुडवर्ड साहब ने कहा। और वुडवर्ड साहब ने समझाया भी। इसके बाद में वंशक्रम क्या होता है ये मैं बता दूं, फिर वुडवर्ड साहब ने वंशक्रम को क्या बताया वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें दो टॉपिक बाल विकास में नए जुड़ रहे हैं, एक तो वंशक्रम और एक वातावरण। क्योंकि बालक का जब भी विकास होता है तो वुडवर्ड साहब के अनुसार दो का मुख्य प्रभाव पड़ता है, एक वंशक्रम का और एक वातावरण का। और सामान्यतः हम ये बात जानते भी हैं कि बालक के विकास में विशेषतः वंशक्रम और इसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं वंशक्रम को और उसके बाद में पढ़ाएंगे इसको वातावरण को। जब वंशक्रम एवं वातावरण पूरा हो जाएगा उसके बाद में आगे टॉपिक लेंगे। तो बाल विकास में दो नए टॉपिक जुड़ गए हैं अब, एक तो वंशक्रम और एक वातावरण। जी,
तो वंशक्रम की परिभाषा, वंशक्रम क्या होता है? वंशक्रम का मतलब है माता पिता के माध्यम से जो संतानों में गुण आते हैं या गुण देखे जाते हैं उसको ही क्या कहते हैं? वंशक्रम कहते हैं। अर्थात जो पूर्वजों के गुण हैं, जो माता पिता के गुण हैं और उसी प्रकार के गुण उनकी संतानों में देखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो किस प्रकार का परिणाम है? वंशक्रम का परिणाम, उसी को वंशक्रम कहते हैं। तो वातावरण की बात बाद में करेंगे, इसलिए वातावरण के बारे में बहुत सारी डिटेल में बात बाद में करूँगा। अब केवल वंशक्रम के बारे में अपन चलते हैं, बाल विकास के अंतर। तो ये परिभाषा सार्वभौमिक परिभाषा है कि वंशक्रम क्या होता है कि माता पिता के माध्यम से जो संतानों में गुण आते हैं या संतानों में जो गुण देखे जाते हैं वही क्या होता है? वंशक्रम। लेकिन वुडवर्ड साहब ने वंशक्रम को लेकर एक अलग ही परिभाषा दी। वुडवर्ड साहब ने वंशक्रम को लेकर कहा कि गर्भधारण से पूर्व यानी गर्भधारण के समय जो 9 माह बालक जब पेट के अंदर होता है या गर्भ में होता है, उस समय बालक में जो गुण मौजूद होते हैं उसी को वंशक्रम कहते हैं। ये किसने कहा? वुडवर्ड साहब। वुडवर्ड साहब ने वंशक्रम को लेकर कहा था कि बालक के गर्भधारण के समय 9 माह में जो गुण मौजूद होते हैं उसी को क्या कहते हैं? वंशक्रम कहते हैं। तो अब वंशक्रम को आगे लेकर चलते हैं। तो वंशक्रम से संबंधित किस किस प्रकार से वंशक्रम प्रभावी होता है तो देखते हैं। तो सबसे पहले वंशक्रम से जीवन की शुरुआत कैसे होती है वो अपन अध्ययन करेंगे। तो वंशक्रम से संबंधित कुछ बातें हैं, तो ये देख लो। सबसे पहले वंशक्रम से जीवन की शुरुआत, वंशक्रम से जीवन की शुरुआत देख लीजिए। वंशक्रम से जीवन की शुरुआत जी। तो वंशक्रम के माध्यम से जीवन की शुरुआत किस प्रकार से होती है वो बता रहे हैं। आप सभी जानते हो किसी भी बालक या बालिका के जीवन की शुरुआत के लिए माता और पिता का होना बहुत ही आवश्यक है। माता और पिता में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्रों के माध्यम से ही जीवन कहीं ना कहीं प्रारंभ होता है। तो किस प्रकार से होता है वो देख लें। तो एक बार ध्यान से देखें इधर। तो वंशक्रम से जीवन की शुरुआत किस किस प्रकार से होती है तो देखिए माता होता है और पिता होता है, ठीक है। और माता में आप सभी जानते हो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। और पिता में भी कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। माता में भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और पिता में भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस 46 गुणसूत्र में से प्रत्येक में अर्धकोशिका उपस्थित होती है। माता में भी अर्धकोशिका होती है और पिता में भी क्या होती है? अर्धकोशिका। और अर्धकोशिका का मतलब है जो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? आधे। तो अर्धकोशिका में कितने गुणसूत्र? 23 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? 23 गुणसूत्र। और इसकी पिता की अर्धकोशिका में कितने गुणसूत्र? 23 गुणसूत्र, ठीक है। इन 23 गुणसूत्रों को, माता के 23 गुणसूत्रों को मातृकोश कहते हैं और पिता के 23 गुणसूत्रों को पितृकोश कहते हैं। और इन 23 गुणसूत्र यानी कि आधी आधी कोशिका, अर्थात आधी कोशिका माता की और आधी कोशिका किसकी? पिता की। ये आधी आधी कोशिका मिलकर के, दोनों की आधी आधी कोशिका मिलकर के एक पूर्ण कोशिका बनती है और उस पूर्ण कोशिका का नाम होता है जाइगोट। इस जाइगोट नामक कोशिका से ही जीवन की शुरुआत होती है। जाइगोट एक सुई के नोक के आकार की बराबर होती है और इसी कोशिका से, ये एक संयुक्त कोशिका होती है, एक पूर्ण कोशिका होती है, जिससे बालक या बालिका के जीवन की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो वंशक्रम से किस प्रकार जीवन की शुरुआत हुई वो मैंने आपको बताया। तो जाइगोट नामक एक पूर्ण कोशिका होती है जिससे जीवन की क्या होती है? शुरुआत होती है। उसमें माता के अर्धकोशिका, आदि कोशिका और पिता के भी आदि कोशिका, अर्थात माता के भी 23 गुणसूत्र और पिता के भी 23 गुणसूत्र संयोग करते हैं, जहाँ से क्या है? एक जाइगोट कोशिका बनती है और इस जाइगोट कोशिका से जीवन की क्या होती है? शुरुआत, ठीक है। तो इस प्रकार से जीवन की शुरुआत हुई। अब दूसरा इसका वंशक्रम से जीवन की शुरुआत करती। अब वंशक्रम से शरीर में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक है वंशक्रम से शरीर में लिंग का निर्धारण। अब वंशक्रम से शरीर में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है वो भी देख लो। तो देखिए, शरीर में लिंग का निर्धारण नहीं, निर्माण। सबसे पहले निर्माण करेंगे।
शरीर में लिंग का निर्माण किस प्रकार होता है? बहुत ही सिंपल। अभी जैसे कि आपसे बताया कि कितने कितने गुणसूत्र भाग लेते हैं उस एक कोशिका को बनाने में, आपने कहा 23 गुणसूत्र। अर्ध कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 गुणसूत्र जो होते हैं वो पिता के भाग लेते हैं, और जो 23 गुणसूत्र होते हैं वो किसके भाग लेते हैं? माता के भाग लेते हैं। ठीक है। और इन 23 गुणसूत्रों में जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 23 गुणसूत्रों में से 22 गुणसूत्र तो किसके? पिता के। 22 गुणसूत्र पिता के, और प्लस 22 गुणसूत्र किसके? माता के। मिलकर के क्या बनाते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। और कितने गुणसूत्र हो गए जी? 22 गुणसूत्र पिता के और 22 गुणसूत्र माता के, इसलिए टोटल गुणसूत्र हो गए 44 गुणसूत्र जो कि शरीर का निर्माण करते हैं। इसलिए इन 44 गुणसूत्रों को 46 में से कितने गुणसूत्र? 44 गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? काय गुणसूत्र कहते हैं। तो काय का मतलब किससे होता है? शरीर से होता है। काय संरचना है, इसकी संरचना शरीर की, तो शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको 44 गुणसूत्र क्या कहते हैं? काय गुणसूत्र। अब देखो 22 गुणसूत्र तो इसमें आ गए शरीर के निर्माण करने में, तो माता का एक गुणसूत्र बचा। माता का कितना गुणसूत्र बचा? एक। और पिता का कितना गुणसूत्र बचा? एक। और एक गुणसूत्र मिलकर के कितने गुणसूत्र बनते हैं? 2 गुणसूत्र। और इन गुणसूत्रों से लिंग का निर्माण होता है, इसलिए इनको क्या गुणसूत्र कहते हैं? जनन गुणसूत्र कहते हैं। तो इन गुणसूत्रों से लिंग का निर्माण होता है, इसलिए इन 2 गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? अपन जनन गुणसूत्र कहते हैं। तो वंशक्रम से शरीर का निर्माण किस प्रकार से हुआ? आपने देखा कि माता और पिता में से 22 गुणसूत्र प्राप्त हुए, 44 गुणसूत्र से शरीर का निर्माण हुआ, इसलिए इनको काय गुणसूत्र। लिंग का निर्माण एक गुणसूत्र माता व पिता से प्राप्त हुए, इसलिए 2 गुणसूत्र जो आते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं। आप देखते हैं 2 गुणसूत्र जो आते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं, XY या XX, उसको भी देखेंगे। तो शरीर व लिंग, वंशक्रम से शरीर व लिंग का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। इसके आगे देखते हैं लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, कि बालक होगा या बालिका। तो तीसरा होता है लिंग का निर्धारण। तो देख लीजिए तीसरा क्या है? लिंग का निर्धारण। तो ध्यान से देखिए, लिंग का निर्धारण तीसरा गुण है इसका, समझिएगा। आप सभी जानते हैं कि माता जो होती है, माता में XX गुणसूत्र होते हैं, और एक होते हैं पिता, और पिता में कौन से गुणसूत्र होते हैं? XY गुणसूत्र। सभी जानते हैं कि नहीं जानते? और इसको भी सभी जानते हैं, जो X गुणसूत्र होता है वो लंबा गुणसूत्र होता है, और Y गुणसूत्र जो होता है वो कैसा होता है? बौना। बौना कह लो या गोल कह लो, है। Y गुणसूत्र बौना या गोल गुणसूत्र होता है। माता में दोनों समान प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, XX गुणसूत्र, अर्थात दोनों लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? माता में पाए जाते हैं। और पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात एक लंबा गुणसूत्र पाया जाता है और एक बौना गुणसूत्र पाया जाता है। इसके आगे अपन बात करते हैं, तो देखिए किस प्रकार से माता और पिता जब जनन करते हैं तो माता की ओर से यदि X गुणसूत्र आता है, समझिए, माता की ओर से यदि X गुणसूत्र प्राप्त होता है और पिता की ओर से भी यदि X गुणसूत्र प्राप्त होता है, कौन सा है? X गुणसूत्र। तो X और X गुणसूत्र मिलकर के कौन सा गुणसूत्र बनाते हैं? XX गुणसूत्र। और XX गुणसूत्र से किसका निर्माण होता है? बालिका या पुत्री का जन्म होता है। किसका निर्माण होता है? बालिका का। तो लिंग का निर्धारण कर रहे हैं अपन, तो माता का जब X गुणसूत्र और पिता का जब X गुणसूत्र संयोग करेगा तो XX गुणसूत्र से बालिका के रूप में जन्म होगा, जो कि बालिका के जन्म में दोनों लंबे गुणसूत्र क्या करते हैं? संयोग करते हैं। इसके बाद में देखते हैं, माता में तो सामान्य गुणसूत्र इसलिए X गुणसूत्र प्राप्त होगा। दोबारा पिता में यदि Y गुणसूत्र आता है तो X और Y गुणसूत्र संयोग करके कौन से गुणसूत्र बनाते हैं? XY। और XY गुणसूत्र से किसके रूप में जन्म होता है? बालक के रूप में जन्म होता है, पुत्र के रूप में जन्म होता है। और जो यहाँ पर X गुणसूत्र अर्थात पुत्र के रूप में जो जन्म होता है उसमें एक लंबा गुणसूत्र संयोग करता है और एक बौना या गोल गुणसूत्र संयोग करता है। तो आपने देखा कि अभी मैंने बताया कि 2 गुणसूत्र जो है जो लिंग या जनन गुणसूत्र कहलाते हैं, क्योंकि वे लिंग का निर्धारण करते हैं। आप देख रहे हैं 2 गुणसूत्र, कोई भी 2 देखो, 1 और 1 कितने हो गए? 2। 1 और 1 कितने हो गए? 2। और 22 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र काय गुणसूत्र कहलाते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। इससे पहले हमने देखा लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है? माता पिता से, अभी हमने देखा, तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर हमने बाल विकास की 5वीं क्लास
का पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, समझ लो पार्ट फर्स्ट। कल हम पार्ट सेकंड अगली कक्षा में नेक्स्ट क्लास में बाल विकास के बारे में आगे दो बाल विकास से संबंधित विकास के सिद्धांत हैं, वंशक्रम से संबंधित विकास सिद्धांत जो है वो हम आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में। क्लास छठवीं जो होगी हमारी साइकोलॉजी की, उसमें बाल विकास का भाग 2 हम लेकर आएंगे और उसमें वंशक्रम से संबंधित जो विकास के सिद्धांत हैं उनको बताएंगे। तो तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहेंगे और आप इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए इस पर टिप्पणी कीजिए कि किस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर कहीं प्रकार की कोई डाटाज में कोई गलती है तो उसको भी बताइए कमेंट करके, जिससे हम उसको पुनः देखेंगे। अगर ऐसा होगा तो तब तक के लिए विदा चाहते हैं। और आप जैसे कमेंट कर रहे हैं, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें बहुत है, मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाई हुई है, इसमें साइंस भी मैं आने वाले दिनों में पढ़ाऊँगा। तो चूँकि मैं साइंस, मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी 3 चीज़ों की फैकल्टी के रूप में कार्य करता हूँ, तो साइंस, मैथ्स और साइकोलॉजी में पढ़ा सकता हूँ बिल्कुल जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।